आज के इस टॉपिक में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस और स्टेट लेवल की आरपीएससी सेकंड ग्रेड लेक्चरर, इनमें वाइटल रोल होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है ईडियम। ईडियम के हम कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स पढ़े, उससे पहले हम ईडियम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईडियम्स क्या होते हैं और कैसे हम इनका यूज करते हैं। लैंग्वेज में इनका बड़ा रोल होता है। देखिए क्या होता है, समझिए पहले ईडियम्स की जरूरत ज़्यादा क्यों पड़ती है। एक मैं आपको लिटरेचर में भी पढ़ाऊंगा, यूफोनिंग, यूफेनी, EUPHONY। यूफेनी एक क्वालिटी होती है जिसमें आपके कानों को जो बुरा लगे सुनने में, जैसे कान है, कानों से कोई आपसे कहे कि मर गो तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा। तो यूफोनी का मतलब है कि आप किसी को मर गो, मर गया ऐसे मत बोलिए। डाई, डाई शब्द है जैसे। अब ये डाई जो है कानों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मैं इसके लिए देखो, इसे ही बोलते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म यानी यूफेमिज्म का मतलब है कि मैंने डाई शब्द लिखा, डाई मीन्स मर गो, और लेकिन मैंने इसके लिए लिखा पास अवे, गुजर गया, नहीं रहा। ठीक है, गिव अप द गोस्ट्स, भूत त्याग दिए, गिव अप द गोस्ट्स। ठीक है, या मैंने कहा किक द बकेट, अभी सीजीएल में पूछा गया है, किक द बकेट। नो मोर, नहीं रहा। तो ये सभी क्या है, डाई के लिए यूफेमिज्म का काम कर रहा है। यानी यूफोनी होती है द क्वालिटी बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर, यानी वो क्वालिटी या वे शब्दों का यूज करना जो कानों, मतलब कानों को क्या लगे, सुनने में अच्छे लगे, माइल्ड लगे। हार्श की बजाय हमें माइल्ड लगे, और जो हमें अनप्लीजेंट की जगह क्या है, सुखद लगे, प्लीजेंट लगे। तो मुहावरे भी एक तरह से यूफेमिज्म ही होता है, सरकमलोक्यूशन होता है। इसमें क्या होता है सरकमलोक्यूशन में, कि कोई चीज को डायरेक्टली नहीं कह करके इनडायरेक्टली घुमा फिरा करके कहा जाता है। ठीक है, तो ये सरकमलोक्यूशन ही हो गया एक तरह से। अब मैंने एक तो कहा कि भाई डाई, मर गया, और एक मैं कहूं कि ही गिव्स अप द गोस्ट्स, वह भूत त्याग देता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो मुहावरे क्या है एक्चुअल में, एक तो ये लैंग्वेज को बड़ा एलेबोरेट बनाते हैं, अलंकृत बनाते हैं, एक लैंग्वेज को बेस्ट रूप प्रदान करते हैं। इसलिए ईडियम्स का काफी वाइटल रोल होता है लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ईडियम्स का मतलब है यूफेमिज्म। ठीक है, अब किसी को बुरा भी नहीं लगेगा कि उसके इकलौते पुत्र ने भूत त्याग दिए, अर्थात मृत्यु हो गई। तो इन्हें हम ईडियम्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में एक मुहावरा होता है गिव अप। अब वैसे गिव अप का मतलब होता है त्यागना, गिव अप द गोस्ट्स, यानी भूत त्याग देना। गिव अप मीन्स त्याग देना, अबंडन, लीव, फॉरसेक, रिलिंक्विश। और गोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत। लेकिन इसका जो लिटरेरी मीनिंग है, शाब्दिक जो अर्थ है, वो कुछ अलग ही निकल के आएगा। इसलिए तेरे ईडियम फ्रेजेज में हमेशा मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकलता है, सेम मीनिंग नहीं निकलता है। तो गिव अप द गोस्ट्स का मतलब है एक तरह से मृत्यु हो जाना, डाई, पास अवे। ठीक है, मृत्यु हो जाना। अब गिव अप द गोस्ट्स, इसी को मैं क्या कह सकता हूं, दूसरा मुहावरा और होता है, अभी सीजीएल में जस्ट पूछा गया, किक द बकेट्स, किक द बकेट्स। तो इसका मतलब भी क्या होता है, मृत्यु हो जाना, देह त्याग देना। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा कि हिज ओनली सन गेव अप द गोस्ट्स।
कि उसके इकलौते पुत्र ने देह त्याग दी। His only son gave up the ghosts yesterday. अब यहां पे इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जिसको याद है कि गिव अप द गोस्ट्स का मतलब क्या होता है, डाई, पास अवे, किक द बकेट्स, इन सब का मतलब अभी ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है मृत्यु हो जाना। अब आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी डी, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इन कार्ड, उसका इकलौता पुत्र कल कर्जे में डूब गया, इन कार्ड हो गया। ड्राउंड, डूब गया। ठीक है, गॉट एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई। और एक दे दिया डाइड, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डाइड। क्या हो जाएगा, डाइड। तो ये इंग्लिश के मुहावरे होते हैं। मुहावरे का मतलब है कि एक तरह से सरकमलोक्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। इसमें क्या होता है कि जो हार्श वन होता है उसके लिए माइल्ड वन का स्टेटमेंट यूज किया जाता है। अब एक तो आप डाई का यूज करें तो कितना अटपटा सा लगेगा। एक आप क्या कहें, किक द बकेट, एक आप कहें गिव अप द गोस्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं हम। मृत्यु होने के सेंस में हम निम्नांकित इंपॉर्टेंट इडियम्स का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में पूछा था एसएससी सीजीएल के अंदर, किक द बकेट, किक द बकेट। अभी मैं आपको बता ही रहा था गिव अप द गोस्ट्स, गिव अप द गोस्ट्स यानी भूत त्याग देना, अर्थात मृत्यु हो जाना। ठीक है, किक द बकेट, गिव अप द गोस्ट्स। एक होता है गो बैली अप, गो बैली में पेट होता है लेकिन यहां पर गो बैली अप, मृत्यु हो जाना। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास अवे, मृत्यु हो जाना। गो टू फॉर फादर्स, पूर्वजों के पास चले जाना। यानी कहने का मतलब है कि मुहावरों में डायरेक्ट ने बोल के सब कुछ इनडायरेक्टली बोला जाता है। जैसे आपने ट्रक्स पे पीछे लिखा हुआ देखा होगा कि धीरे धीरे चलोगे तो रोज मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। तो हरिद्वार मिलने का मतलब है कि मृत्यु हो जाएगी। तो उसी तरह से अंग्रेजी में मुहावरे होते हैं, गिव अप द गोस्ट्स, मृत्यु हो जाना, गो बैली अप, स्वर्ग से दार जाना, पास अवे, गो टू फॉर फादर्स, किक द बकेट। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, इवेंचुअली डाई, मृत्यु हो जाना। ठीक है, और एक दम तोड़ देने वाला वर्ड भी होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सकम टू डेथ, सकम टू डेथ, दम तोड़ देना। ये सब इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब यहां ध्यान देंगे, ये इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या होता है कि अब एक गिव अप गोस्ट्स का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। इसका 2 सेंस में यूज होता है, 2 सेंसेज में। अगर हम मशीन की बात करें, ऑफ मशीन, तो इसका मतलब होता है कि कोई मशीन ने काम करना बंद कर दिया, स्टॉप वर्किंग या स्टॉप फंक्शनिंग। तो हम ये भी कहेंगे मशीन के सेंस में काम करना बंद कर देना। ठीक है, अब मैंने कहा कि माई वॉच हैज स्टॉप्ड वर्किंग, मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे में ईडियम के रूप में भी कह सकता कि माई वॉच हैज गिवन अप द गोस्ट्स, मेरी घड़ी ने भूत त्याग दिए हैं। तो घड़ी कोई मरेगी तो है नहीं, तो इट मीन्स क्या हुआ कि मेरी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। तो मैं 2 सेंस में यूज कर सकता हूं। गिव अप गोस्ट्स का मतलब क्या होता है, गिव अप द गोस्ट्स, मृत्यु हो जाना,
पास अवे या डाई। दूसरे सेंस में मैं क्या कह सकता हूँ, स्टॉप वर्किंग या फंक्शनिंग। यदि हम मशीन के सेंस में बात करते हैं तो गिव अप द गोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देना। ठीक है, दो अर्थ निकलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, एक वर्ड आ गया था गो बैली अप, गो बैली अप। तो एक तो इसका अर्थ होता है सामान्य रूप से डाई, मृत्यु हो जाना। ठीक है, मैंने कहा कि मैनी पीपुल वेंट बैली अप, यूज करके पढ़ा करो लैंग्वेज को। मैनी पीपुल वेंट बैली अप ड्यूरिंग द कोविड-19। कोविड-19 के दौरान अनेक लोगों की मृत्यु हो गई, अनेक लोगों ने मतलब मर गए, दम तोड़ दिया। मैनी पीपुल वेंट बैली अप। तो एक तो बैली अप का, गो बैली अप का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है ये भी। दूसरे सेंस में जो हम यूज करते हैं किसका, गो बैली अप का, गो बैली अप, इट मीन्स आपका दिवालिया निकल गया। क्या निकल गया, दिवाल, मतलब एक तरह से आप बैंकरप्ट हो गए। तो दिवाला निकल जाना यानी गो बैंकरप्ट। बिकम इंसॉल्वेंट, और जब आपका दिवाला निकल गया तो आप कर्ज में डूब गए, तो इसको बोलते हैं रन इनटू डेट, रन इनटू डेट। और कर्ज में डूबने को ही हम बोलते हैं इनकर डेट। ठीक है, तो गो बैली अप का दूसरा सेंस ये होता है कि अगर किसी का दिवाला निकल गया, ठीक है, तो गो बैंकरप्ट, बिकम इंसॉल्वेंट, रन इनटू डेट, इनकर डेट, कर्ज में डूब जाने के लिए। मैंने कहा कि हिज कंपनी हैज गॉन बैली अप, उसकी कंपनी कर्ज में डूब गई है, सिंस, जब से, कोरोना वायरस ब्रोक आउट, यानी जब से कोरोना वायरस फैला या कोरोना बीमारी आई, तब से उसकी कंपनी क्या है, गॉन बैली अप हो गई है, यानी इट मीन्स इनकर्ड, कर्ज में डूब गई है। तो गो बैली अप के दो अर्थ निकलते हैं। और देखिए, आप ओवरऑल वोकेबलरी पढ़िए। गो बैंकरप्ट, दिवालिया निकल जाना, तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि वन हु कैन नॉट पे ऑफ वंस डेट, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंसॉल्वेंट। ये नहीं मिले तो हम क्या कहेंगे, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। और जो अपने कर्ज का भुगतान कर सकता हो, वन हु कैन या वन हु इज एबल टू पे वंस डेट, एक व्यक्ति जो अपने कर्ज का भुगतान करने में समर्थ है, सक्षम है, एबल है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट से हमने क्या बना दिया, इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो गो बैली अप का दूसरा अर्थ ये भी होता है। अब हम एसएससी सीजीएल की बात करें, इस पे पिछली बार टीयर सेकंड में बैंकरप्ट पर एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। किस पर, बैंकरप्ट नहीं, इंसॉल्वेंट पर। किस पर, इंसॉल्वेंट। कहीं भी पूछे आप कंप्लीट फायदा उठाइए। इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया, तो मैं कहूंगा बैंकरप्ट। ठीक है, अब जिस व्यक्ति का दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गया, तो वो गरीब है, पुअर है, गरीब जब दिवाला ही निकल गया तो गरीब ही हो गया।
पुअर हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, इंडिजेंट हो गया, इंडिजेंट का मतलब भी गरीब, इम्पॉवेरिस्ड गरीब, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब वहां पर जो एंटोनिम्स दे रखा था तो मैंने देखा कि और कोई ऑप्शन फिट नहीं थे, तो हमें आंसर क्या देना पड़ा था उसका, अमीर। अमीर के लिए क्या दिया हुआ था उसमें, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स अमीर, ऑपुलेंट, तो यही अपना क्या आंसर देना था हमें, एफ्लुएंट। किसका, इंसॉल्वेंट का। तो ये तो हम चलो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है इंसॉल्वेंट का मतलब है बैंकरप्ट भी होता है, जिसका दिवाला निकल गया, वो गरीब है, डेस्टिट्यूट है, इंडिजेंट है, इम्पॉवेरिस्ड है, डाउन एंड आउट है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब हम ईडियम्स पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, न कोई एसएससी होती है, न आरपीएससी लेक्चरर होता है, न सेकंड ग्रेड होती है, न रीट होती है। जो हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश होती है। यही ईडियम सेकंड ग्रेड में 2017 में पूछा जा चुका है, एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीटेड ईडियम है। और अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2022 में दिस क्वेश्चन अकर्ड, ये पूछा गया ईडियम है, अकर्ड हुआ था। एकिलीज हिल, आपके पास कितनी भी ताकत है, आप कितने भी मजबूत हैं, कितने भी ताकतवर हैं, लेकिन एक ऐसी कमजोरी है, ठीक है, जो आपके पतन का कारण बनती हो। और जो चाहे वो कमजोरी छोटी क्यों न हो, लेकिन अगर वो किसी के डाउनफॉल, डिबाकल का कारण बनती है, तो ऐसी कमी को हम क्या बोल देंगे, फैटल फ्लॉ। तो कहने का मतलब है कि कमजोर पहलू, अ वल्नरेबल पॉइंट इन समबॉडी, इन समथिंग, कोई भी चीज का जो कमजोर बिंदु होता है वो वल्नरेबल पॉइंट कहलाता है। वीक पॉइंट इन यू, अ वीकनेस इन यू, अ स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी समस्या या कमजोरी एक व्यक्ति या सिस्टम में है, जो कि किस में रिजल्ट परिणित होती है, फेलियर में, असफलता में। या मैं कह सकता हूं कि भाई एकिलीज हिल, एकिलीज हिल का मतलब है कि अ फैटल फ्लॉ, फैटल फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स होता है दोष, आपके अंदर एक ऐसा दोष है, मतलब ठीक है, घातक दोष है। अ फैटल फ्लॉ दैट कॉजेज, जो कि कारण बनती है, योर डिबाकल, जो तुम्हारे पतन का या तुम्हारे डाउनफॉल का कारण बनती है, या तुम्हारी असफलता का कारण बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकिलीज हील। ठीक है, इसको हम फैटल, फैटल तो जानते हो आप, डेडली, जानलेवा, घातक। फैटल को हम क्या बोलेंगे, डेडली, लीथल, जानलेवा, विरुलेंट। तो एक ऐसी कमजोरी आपके अंदर, एक ऐसा वीक पॉइंट है जो कि ठीक है आपकी असफलता का कारण बनता हो, आपके डिबाकल या डाउनफॉल का कारण बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एकिलीज, एकिलीज हिल, अ फैटल फ्लॉ, ठीक है, दैट कॉजेज योर डिबाकल, एक बहुत ही घातक, आपके अंदर ऐसी कोई कमी है, डिफेक्ट है। फ्लॉ का मतलब आप जानते होंगे, मैं बता देता हूं एक बार, FLAW, फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब है आपके अंदर कोई दोष है, डिफेक्ट है, ठीक है, शॉर्ट कमिंग है। कोई कमजोरी है, फ्लॉ, जो कि आपके कारण का, सॉरी, जो कि आपके पतन का कारण बनती हो, उसे क्या बोलेंगे, एकिलीज हील। तो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कमजोर पहलू आपके अंदर, वीक पॉइंट है, एक वीकनेस है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे। मैं यूं भी कह सकता हूं, हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ, समस्त ताकत होने के बाद भी, हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ, यानी आपके पास पूरी ताकत होने के बावजूद भी, देयर इज
अ फैटल फ्लॉ, आपके अंदर एक ऐसा कमी है, ऐसा दोष है, शॉर्ट कमिंग है, दैट कॉजेज, जो कि कारण बनता है, योर फेलियर, तुम्हारी असफलता का कारण बनता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूलेज हील। नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने हर तरह से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इनको एक बार नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट वन, निप इन द बड, कुचल देना। देखिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या बड़ा आकार रूप ले, कोई चीज आगे चल के आपकी सर दर्द का कारण बने, तो आप चाहें कि उसको निप इन द बड, यानी कली को पहले खिलने से पहले उसे कुचल दो, सप्रेस कर दो। तो बढ़ने से पहले कुचल देना, किसी समस्या को शुरू में ही समाप्त कर देना, आरंभ में ही किसी समस्या को समाप्त कर देना है, रोक लेना। इस पर आधारित एक ईडियम भी होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से अच्छा रोकथाम है, मतलब कि कोई चीज का हमें इलाज लेना ही नहीं पड़े, उससे पहले ही उसको क्या है, प्रारंभिक स्टेज पे उस बीमारी या कोई भी एविल बुराई है उसको समाप्त कर दो। तो एक मुहावरा होता है, टू पुट एन एंड, टू पुट एन एंड, समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त कर देना। तो टू पुट एंड टू समथिंग, आपने कोई चीज को जड़ से समाप्त कर दिया, बिफोर इट डेवलप्स, इसके विकसित होने पर, ठीक है, इसके शुरू होने से पहले आपने किसी समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया। या हम ये कह सकते हैं सप्रेस, कुचलना, क्रश, दमन करना, कुचलना, CRUSH, क्रश। या डेस्ट्रॉय समथिंग, कोई भी चीज को कुचलना या नष्ट कर देना, एट एन अर्ली स्टेज, प्रारंभिक स्टेज में ही किसी चीज को कुचल देना या जड़ से समाप्त कर देना, इसे हम क्या बोलेंगे, निप इन द बड। यानी टू स्टॉप या प्रिवेंट, कोई चीज को रोकना, चेक कर, प्रिवेंट करना, समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी, इससे पहले कि इसको मौका मिल पाए, क्या, फ्लोरिश होने का, विकसित होने का मौका मिल पाए। तो कैंसर जैसी जो डेडली डिजीज है उसको हमें निप इन द बड, शुरू में ही क्या कर देना चाहिए, कुचल देना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अपराधी बने, पुलिस को पहले ही उसे निप इन द बड, पहले ही कार्रवाई करके उसको अपराधी बनने से बिल्कुल रोक देना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे हम, निप इन द बड। अभी आगे चल के हम सेंटेंस के थ्रू भी पढ़ेंगे इनको, प्रैक्टिस जब करेंगे। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़ना। आप काबर बोलते हैं, डोंट वरी, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू पास दिस एग्जाम, मैं इस परीक्षा को पास करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता नहीं करें। तो लीव मीन्स छोड़ना, नो मीन्स कोई स्टोन, पत्थर, अनटर्न्ड, बिना, यानी आप हर पत्थर को बदल बदल के देख रहे हैं। तो आप जब हर पत्थर को बदल बदल के देख रहे हैं तो मीन्स आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो नॉट टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है बकसना या छोड़ना, कोई भी प्रयास को नहीं छोड़ना। टू मेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। और बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरीके से, एनी हाउ, ठीक है, यानी आप हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, एनी हाउ, बाय ऑल मीन्स। तो इट मीन्स क्या होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई भी पत्थर को बिना पलटे नहीं छोड़ना, अर्थात हर संभव प्रयास करना। टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट्स, ये भी कह सकते हैं हम, टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट वन लेते हैं, मैंने अभी बताया था, गिव अप द गोस्ट्स, भूत त्याग देना, मृत्यु हो जाना, यानी गो टू फॉर फादर्स, पूर्वजों के पास चले जाना, यानी मृत्यु हो जाना। तो टू डाई, पास अवे, और मशीन के सेंस में, ऑफ मशीन के सेंस में हम क्या कहेंगे, अगर कोई मशीन है उसने अपने गिव्स अप गोस्ट कर दिए, तो इस मीन्स क्या हो गया, उसने, इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, कि इस मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने और भी इडियम बताए थे, गो बैली अप,
गो belly up, kick the bucket, अभी CGL में जस्ट पूछा गया है। किक द बकेट का मतलब भी क्या होता है? मृत्यु हो जाना। और बहुत भी और भी होते हैं, बाय द फार्म, बाय द फार्म, खेत खरीदना, तो इट मीन्स भी वही होता है, मृत्यु हो जाना। और कैश इन वंस चिप्स, कैश इन वंस चिप्स, तो ये सभी इडियम किसके लिए आते हैं? मृत्यु हो जाने के लिए। कैश इन वंस चिप्स या बाय द फार्म। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी भाषण देने की कला। देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि ये इडियम पूछा गया है, एसएससी स्टेनो में पूछा गया है, और उसके बाद भी हम ऑप्शन के अनुसार आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि अगर हम एक ही ऑप्शन को रट के चलेंगे तो इडियम्स में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसका फुल डिटेल, ठीक है, कंप्लीट वे से आपको इडियम के बारे में पढ़ना है। तो गैब का मतलब एक्चुअल में होता है टू टॉक अ लॉट, बहुत ज्यादा बातचीत करना, ये क्या कहलाता है? गैब। चैट करना मतलब एक तरह से, टू टॉक अ लॉट, चैट करना मतलब। और ज्यादा बात करेंगे तो उसको ही क्या बोल देते हैं हम? चैट। अब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है भाषण देने की कला। और भाषण देने के लिए दो वर्ब यूज होती है, मेक या डिलीवर। गिव नहीं आएगा कभी भी, मेक या डिलीवर अ स्पीच, एक भाषण देना। अब आपके अंदर वॉल्यूबिलिटी है, ठीक है ना, एक वन वर्ड होता है जिसको वॉल्यूबिलिटी बोलते हैं, VOLUBILITY, वॉल्यूबिलिटी यानी बोलने की कला। वॉल्यूबिलिटी का मतलब है आपके अंदर एक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोलने की जो योग्यता है, उसे ही क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूबिलिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एन ऑरेटरी पावर, एन ऑरेटरी पावर, बोलने की कला। तो मैंने कहा एबिलिटी टू डिलीवर या मेक अ स्पीच, भाषण देने की कला क्या कहलाएगी? वो गिफ्ट ऑफ द गैब। एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला। द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड परसुएड अदर पीपल विद योर वर्ड्स, यानी आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप आसानी से दूसरों को क्या है? परसुएड, राजी कर लेते हो, यानी एबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छी तरीके से बोलने की कला, यानी आपके अंदर अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, भाषण देने की एक कला है, उसे हम क्या बोलेंगे? गिफ्ट ऑफ द गैब। और इस कला को ही हम, भाषण देने की कला को क्या बोलते हैं? वॉल्यूबिलिटी। अब एक बार स्टेनो के पेपर में गिफ्ट ऑफ द गैब पूछा गया, आंसर में एन ऑरेटरी पावर दे रखा था, इसलिए स्टूडेंट्स काफी गलती कर गए थे। भाई ऑरेटरी का मतलब भी क्या होता है? ऑरेटर होता है एक ग्रेट स्पीकर, एक महान वक्ता। तो ऑरेटरी पावर का मतलब क्या है? बोलने की, जो भाषण देने की कला है। और आप वन वर्ड भी मैं भी पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के आपको, कि द एबिलिटी टू डिलीवर अ स्पीच, भाषण देने की कला, टू डिलीवर अ स्पीच। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आई डोंट हैव वॉल्यूबिलिटी लाइक नरेंद्र मोदी, मेरे अंदर नरेंद्र मोदी जैसी बोलने की कला नहीं है, वॉल्यूबिलिटी, ठीक है। आई डोंट हैव एनी वॉल्यूबिलिटी लाइक यू, मेरे अंदर तुम्हारे जैसी बोलने की कला नहीं है, तो वॉल्यूबिलिटी कहलाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। और इस बोलने की कला को ही हम क्या बोलते हैं? एन ऑरेटरी पावर। और इस ऑरेटरी पावर को ही हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूबिलिटी। अब जब हमने सारे वर्ड्स जान लिए, अब गलती हो ही नहीं सकती, डिटेल पढ़ लिया हमने अच्छे से। नेक्स्ट वन लेते हैं हम, आ क्लोज फिस्टेड पर्सन, आ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक कंजूस व्यक्ति। अ माइजरली पर्सन,
अमाइजर, माइजर नाउन होता है, अमाइजर। अनिगर्ड, एक कंजूस व्यक्ति, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकता हूं अनिगर्डली पर्सन, निगर्डली पर्सन, ठीक है, एक कंजूस व्यक्ति। मैंने कहा यू आर सो पार्सिमोनियस विद मी, तो पार्सिमोनियस मीन्स कंजूस होता है। निगर्ड, माइजर, माइजर लिखवाई दिया। माइजरली एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन आएगी। निगर्डली एक एडजेक्टिव होता है, इसके बाद नाउन आएगी। अ निगर्डली पर्सन। स्टिंजी, यू आर सो स्टिंजी विद मी, तुम मेरे साथ बहुत कंजूस हो। प्लीज डोंट बी सो स्टिंजी विद मी, कृपया मेरे साथ इतने कंजूस मत बनिए। और जब आप कंजूस हैं तो कंजूस व्यक्ति कभी उदार नहीं हो सकता, तो आप एक तरह से अनजेनरस हैं, अनजेनरस। और अ मीन पर्सन, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति होता है, अनजेनरस और मीन पर्सन होता है, ठीक है। उसे भी हम क्या कहेंगे, कंजूस। टू बी वेरी रिलक्टेंट टू गिव अप, टू गिव और स्पेंड मनी, यानी टू बी वेरी रिलक्टेंट, यानी आप अनविलिंग है, अनिच्छुक है। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग, क्या, धन खर्च करने से अथवा धन देने से। तो इट मीन्स जब आप धन देने से या धन खर्च करने में बिल्कुल क्या है, आप अनविलिंग, अनिच्छुक है, तो आप क्या है, एक कंजूस व्यक्ति है। और कंजूस व्यक्ति कभी भी जेनरस नहीं हो सकता, लिबरल नहीं हो सकता। तो अनजेनरस और अ मीन पर्सन, ये सभी किसके लिए आएंगे, कंजूस के लिए। तो कंजूस के लिए हम अमाइजर बोलते हैं, अनिगर्ड बोलते हैं, पार्सिमोनियस, ठीक है, स्टिंजी, ये सब। नेक्स्ट वन, टू बी एट अ स्टोन्स थ्रो, अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया रिसेंटली। ये होता है कि पत्थर फेंकने तक। अब पत्थर हम क्या है, ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में जा सकता है, यानी एक बहुत ही नजदीकतम दूरी पर कोई चीज होना। तो एट अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, बहुत नजदीक, वेरी क्लोज। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक बिल्कुल नजदीकतम दूरी पर, यानी जो नजदीकतम दूरी पर होगा वो क्या होगा, नियर बाय, पास ही का, नजदीक। और जो बिल्कुल नजदीक होगा तो एक तरह से बी नेक्स्ट टू, ठीक अगला, यानी बिल्कुल नजदीकतम। तो इससे क्या बोलेंगे, एट अ स्टोन्स थ्रो। बाद में सेंटेंस के थ्रू इनका यूज करवाएंगे आपको। नेक्स्ट वन पर आ जाते हैं, ग्रीन हॉर्न। देखिए हॉर्न का मतलब क्या होता है, एक हॉर्न वो होता है, एक सींग होता है, चाहे ग्रीन हैंड आ जाए, ग्रीन शब्द कहीं भी आ जाता है, वो आपके नौसिखियापन को दिखाता है, अनुभवहीनता को, कि अभी आपको अनुभव नहीं है। तो कहने का मतलब है एक अनुभवहीन व्यक्ति, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक लर्नर जिसने अभी सीखना शुरू किया है, ठीक है। क्रिकेट की भाषा में और बोलते हैं इसको क्रूकी, ठीक है, सॉरी रुकी और रुकी। तो एन अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब है लर्नर जिसने अभी ठीक सीखना शुरू किया है। नोविस, नौसिखिया, बिगिनर, टायरो, नियोफाइट, ये सब अनुभवहीन होते हैं। अनुभवहीन का मतलब जिसने ठीक अभी सीखना शुरू किया है। मैंने कहा यू मे बी नोविस in case of learning English because you have just started learning English। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को लेके अभी आप नौसिखिया हो सकते हैं। नोविस होता है जो नौसिखिया होगा, वो बिगिनर होगा, टायरो होगा, नियोफाइट होगा, विदाउट एनी एक्सपीरियंस होगा, बिना किसी अनुभव के होगा। और ऐसा व्यक्ति क्या है, कैलो, कैलो कहलाता है, CALLO, इमैच्योर, इमैच्योर, ठीक है, अनएक्सपीरियंस्ड, यानी बिना किसी अनुभव के। तो एक जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है जिसने ठीक अभी सीखना शुरू किया है, उसे हम रुकी भी बोलते हैं। रुकी का मतलब आप जानते हो, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज न्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संगठन में नया है। जेड कर लेना, ZATI, ऑर्गेनाइजेशन और एन एक्टिविटी, या किसी गतिविधि के लिए कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है, या किसी संगठन में कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रुकी।
तो एक अनुभवहीन व्यक्ति क्या होता है? बिगिनर, नौसिखिया, लर्नर, टायरो, नियोफाइट, नोविस, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या अप्रेंटिस, या कैलो। कैलो का मतलब है वही बिल्कुल इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब जो अभी परिपक्व नहीं है, जिसने अभी ठीक सीखना शुरू किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं हम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए आप लापरवाही से, मेरा कोई मकसद नहीं था कि जो मेरे अंदर मतलब कोई मेरे पास स्ट्रेटेजी थी, कोई मेरे पास रहस्य था, लेकिन मैंने गलती से या लापरवाही से अनइंटेंशनली उसको किसी को बता दिया, तो वही क्या कहलाता है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि बिल्ली बैग से बाहर आ गई। आप क्या एक बैग को लेके घूम रहे थे, बार बार लोग पूछ रहे थे इसमें क्या है, इसमें क्या है, आप बता नहीं रहे थे। लोग सोच रहे थे पता नहीं इसमें सोना है या क्या कीमती चीज़ें हैं, लेकिन गलती से आप क्या है पानी पीने गए, बैग को वहीं छोड़ के चले गए और उसमें से बिल्ली बाहर निकल के आ गई। तो इट मीन्स आपने क्या कर दिया? आपका बाद में पता लगा, अरे तो मेरे से गलती हो गई, बैग मुझे साथ में लेके जाना था और यहीं छोड़ गए, इससे बिल्ली बाहर आ गई। सभी को पता लग गया कि ये तो कुछ नहीं है, वैसे ही बेवकूफ़ बना रहा था, हकीकत में तो इस बैग के अंदर बिल्ली थी। तो इट मीन्स ये हुआ कि आपने डिस्क्लोज कर दिया एक सीक्रेट को, या रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। आपने लापरवाही से या गलती से कोई रहस्य का खुलासा कर दिया। टेल अबाउट समथिंग, कोई चीज़ के बारे में, विशेषकर किसी रहस्य के बारे में आपने अनइंटेंशनली, यानी आपका इरादा नहीं था कि आप किसी को उस स्ट्रेटेजी को या उस सीक्रेट को किसी को रिवील करें, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक और केयरलेसली आपने उसको प्रकट कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? लेट द कैट आउट ऑफ बैग, यानी टू कन्फाइड अ सीक्रेट टू समवन, किसी को आपने अपनी कोई गुप्त बात या रहस्य बता दिया, ठीक है, अनइंटेंशनली या केयरलेसली, लापरवाही से, गलती से आपसे रहस्य क्लियर हो गया, एक्सपोज हो गया। तो या डिस्क्लोज करना, रिवील करना, एक्सपोज करना, ठीक है, डाइवल्ज करना, खुलासा करना। इसमें सीक्रेट भी हो सकता है, कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, रणनीति भी हो, स्ट्रेटेजी, केयरलेसली, लापरवाह, ठीक है। तो ये इस तरह से ईडियम्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और अच्छे से एक्सरसाइज करवाते हुए, बड़े इंपॉर्टेंट है, लेट द कैट आउट ऑफ बैग, यानी टू टेल अ सीक्रेट अनइंटेंशनली टू समवन, किसी को अनइंटेंशनली आपने अपना रहस्य रिवील कर दिया, इसे हम क्या बोलेंगे? लेट द कैट आउट ऑफ बैग। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्ञानचंद शर्मा।